स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से री एम्प्लॉयमेंट या री एंगेज करने की बात जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर हो रही है, उस पर नए सिरे से आदेश जारी हुए हैं। नए सिरे से ये आदेश क्यों जारी करने पड़े हैं, क्या कुछ इसमें बदलाव होंगे, इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। या ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जो कि रास्ता देख रहे थे कि कब दोबारा से ये री एम्प्लॉय हो पाएंगे या री एंगेज हो पाएंगे, इनके लिए एक बड़ी परेशानी अब क्या सामने आ सकती है, ये भी अपडेट बिल्कुल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बात हम पैरा टीचर केस को लेकर करेंगे, क्योंकि पैरा टीचर्स अपना केस जीत गए हैं कैसे, और फिलहाल क्या राहत इन्हें दी गई है कोर्ट की ओर से, ये भी अपडेट हम इसी बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। तीसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर करेंगे, ये कब आने वाले हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री सुक्खू का क्या कुछ इन्हें लेकर कहना था। और ईडी की पकड़ में डबल फ्रॉड आया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। देखिए, आप सभी जानते भी होंगे, आयुष्मान भारत योजना के तहत क्योंकि जांच चल रही थी, इसमें फ्रॉड की पूरी संभावना जताई जा रही थी और अब डबल फ्रॉड इसमें पाया गया है। हालांकि इससे पहले भी एक आंकड़ा सामने आया था, तकरीबन करोड़ों का नुकसान क्योंकि इसमें हो गया है, 25 करोड़ तक का नुकसान ये फ्रॉड एक तरह से ये बताया जा रहा है। और अब यहाँ डबल फ्रॉड किस तरह से सामने आया है, आरोपियों की कुछ और हरकतें भी सामने आई हैं जो लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, ये भी बारीकी से जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। अगले 3 दिन तक फिर मौसम खराब रहने वाला है। विशेष तौर से कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और ऊना में अब बारिश की संभावना जताई गई है। खास तौर पर ऊना में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अभी सामने आया है। अगर बीते 2 दिनों की बात करें, एक दफा फिर वहां नदी नाले उफान पर रह सकते हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। इस वजह से एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये दी गई है कि सतर्क रहे, सावधान रहे, गलत जगहों पर अपनी गाड़ी पार्क ना करें और नदी नाले उफान पर होंगे तो नदी नालों से भी दूर रहें। आज सुबह तक देखिए तकरीबन 338 सड़कें ठप बताई जा रही थी, 488 ट्रांसफार्मर भी ठप बताए जा रहे हैं और 116 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। हालांकि कुछ एक सड़कों को बहाल कर दिया गया है, लेकिन बार बार जिस तरह से बारिश होती है तो सड़क धंसने का मामला या भूस्खलन होने का मामला यहां सामने आता है और आवाजाही इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अपर शिमला में जहां भी सड़कें प्रभावित हुई है, वहां से बागवानों को से मंडी तक अपना सेब पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इन्हें वाहनों की अदला बदली बार बार करनी पड़ रही है। हालांकि मॉनसून में हर बार इसी तरह की स्थिति देखने में आती है, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष जिस तरह का नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। न जाने कितने अपनों को खो दिया है उनके परिजनों ने, और साथ ही साथ माल को लेकर भी यहाँ काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी जान माल दोनों का ही बड़ा नुकसान इस बार हुआ है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार भी मॉनसून काफी ज्यादा कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजधानी शिमला के कॉलेजेस में झड़प के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में संजौली कॉलेज में वो परिदृश्य सामने आया था जहां एसएफआई संगठन से जुड़े छात्रों की झड़प हुई थी शिक्षकों के साथ ही, और उसके बाद बात पुलिस चौकी तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। दूसरा मामला आरकेएमवी कॉलेज से सामने आया है। यहां एनएसयूआई और एसएफआई छात्र संगठन की छात्राएं ही आपस में भिड़ गई हैं। इतनी बुरी तरह से भिड़ी हैं कि इन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे, एक दूसरे को मारने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो अभी वायरल हो रही है। लेकिन इस सबके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि छात्र कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या इस तरह की राजनीति करने के लिए जाते हैं। और दूसरी ओर छात्र संगठन चुनाव बहाल किए जाए, ये मांग भी लगातार एचपीयू के छात्रों की ओर से उठाई जा रही है। जब इस तरह के परिदृश्य सामने आते रहेंगे, कॉलेजेस में झड़प होती रहेगी, तो कैसे ये फैसला फिर लिया जा सकता है? कहीं ना कहीं छात्रों के हित में तो फिर ये फैसला साबित नहीं होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले छात्र संगठन डिसिप्लिन बनाकर रखे। इस तरह की वीडियोस क्योंकि जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो अभिभावक भी कांप उठते हैं और यहां कई तरह के सवाल उठते हैं कॉलेजेस के माहौल को लेकर भी कि आखिरकार ये कॉलेज में किस तरह का माहौल चल रहा है। कभी शिक्षकों के साथ झड़प हो रही है, कभी छात्र संगठनों की आपस में झड़प हो रही है और यहाँ छात्राएं काफी बुरी तरह से भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। आरकेएमवी कॉलेज में ये घटना पेश आई है। हालांकि वहां प्रिंसिपल की ओर से दावा ये किया गया है कि जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा ऐसी छात्राओं पर जो कॉलेज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं।
देखिए, सिरमौर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और ये इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जवान की पार्थिव देह सिरमौर जिला के राजगढ़ में पैतृक गांव पालू पहुंच गई है, जहां शहीद जवान को देखते ही आंखें नम हो गई ग्रामीण लोगों की। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। दरअसल ये काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, बड़ी संख्या में अंतिम विदाई देने के लिए इनके पैतृक गांव में लोग पहुंचे थे और जैसे ही वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा तो माहौल काफी ज्यादा बदल गया था। एक तरह से चीख पुकार में वो माहौल बदल गया था और ऐसा होता भी है। हालांकि जानकारी सामने ये आई है कि जो शहीद जवान हैं, अक्टूबर में ही इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इस तरह की घटना पेश आ गई। इनका नाम प्रवीण शर्मा था और शनिवार की शाम ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। मॉनसून का कहर लगातार बरप रहा है और इसी बीच फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से कि अभी खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी जाएंगी और ये जिम्मा स्कूल प्रशासन को दिया गया है कि जो भी छात्र टूर्नामेंट्स में गए हैं, फिलहाल सही सलामत उन्हें उनके अभिभावकों तक पहुंचाया जाए। दरअसल अभी कांगड़ा, ऊना में क्योंकि खेलकूद प्रतियोगिताओं का सिलसिला जारी था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। ऊना में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है पिछले 2 दिनों से, जिस वजह से खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करना पड़ा है। जगह जगह सड़कें क्योंकि धंस रही है, पेड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इस बीच टूर्नामेंट्स को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आगामी आदेशों तक ये स्थगित कर दिए गए हैं। किसी भी तरह का टूर्नामेंट अभी नहीं हो पाएगा और ये स्कूल प्रशासन और शिक्षकों पर जिम्मा छोड़ा गया है कि सही सलामत उन छात्रों को उनके अभिभावकों तक पहुंचाया जाए। 10 अगस्त से ये खेल प्रतियोगिताएं देखिए शुरू यहां पर हुई थी, लेकिन अभी बीच में ही स्थगित करना पड़ा है क्योंकि ऊना में हालात ठीक नहीं हैं और सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स इस वक्त वहीं पर हो रहे थे। देखिए, अवार्ड से पहले शिक्षकों के दस्तावेजों की यहां जांच हो रही है। राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड देने से पहले आवेदन मांगे गए थे, ऑफलाइन मोड पर ये दिए भी गए हैं। हमीरपुर से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है, जहां 16 शिक्षकों की ओर से आवेदन किया गया है। अभी वहां जिला स्तरीय कमेटी दस्तावेजों की जांच कर रही है और जो पात्र लोग होंगे उनके नाम ही राज्य स्तरीय कमेटी को भेजे जाएंगे। फिर कमेटी फाइनल करेगी कि हमीरपुर में इन 16 टीचर्स में से कौन अवार्ड का हकदार है। ये 5 सितंबर को दरअसल अवार्ड से नवाजित किया जाता है शिक्षकों को। आवेदन करने वालों में 4 प्रिंसिपल, 2 लेक्चरर, 2 टीजीटी, 5 जेबीटी और 1 सीएचटी, 1 डीपीई और 1 पीटी शिक्षक भी शामिल है। ये सिर्फ हम हमीरपुर से जुड़ी जानकारी लेकर आए थे क्योंकि यहाँ का जो आंकड़ा है वो 16 शिक्षकों का है। हालांकि रोजाना हम ये अपडेट देने वाले हैं कि कितने दस्तावेजों की जांच हो चुकी है और कितने लोगों को फिलहाल, यानी कि कितने शिक्षकों को अभी फिलहाल यहाँ पर चुन लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सतलुज नदी के तट पर एक साथ 9 शव जलाए गए हैं और बिल्कुल ये घटना पिछले कल की ही है। बाढ़ जैसी स्थिति क्योंकि ऊना में बन गई थी। ये हालांकि हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के पास घटना पेश आई, जहां जैजो खड्ड की चपेट में इनोवा कार आ गई। इसमें तकरीबन 12 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति ही जीवित मिल पाया है। इस व्यक्ति की भी मदद की गई, जैसे तैसे पानी से बाहर निकालने के लिए अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन बाकी के 11 लोग बुरी तरह से बह गए थे और अभी तक पूरे जिला ऊना में 14 लोगों की मौत हो चुकी है त्रासदी की वजह से। तो फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले कल ही 9 लोगों की मौत हो गई है, 2 अभी लापता चल रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर इनोवा में ये 12 लोग सवार थे, जिसमें से एक जीवित बच गया था। 9 लोगों के शव मिल गए हैं, 2 अभी भी लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और सतलुज नदी के तट पर ये 9 चिताएं एक साथ जलने वाली है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य थे, दूसरे परिवार के 3 लोग थे और अभी फिलहाल यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि एक ऐसा परिवार भी था कि माँ के साथ 3 बच्चे गए थे, जिसमें 2 बेटियां थी, एक बेटा था। ये बच्चे तो तीनों मिल गए हैं, लेकिन माँ का अभी तक कुछ नहीं पता लग पाया है क्योंकि 2 लोग जो लापता हैं उसमें इनकी माँ भी लापता बताई जा रही है। तो हालात कुछ ऐसे ही है। साथ ही साथ एक परिवार की 3 सगी बहनों की भी इसमें मौत हो गई है। इनका नाम परमजीत कौर, पलविंदर कौर और सुरेंद्र कौर बताया जा रहा है। हालांकि जिसकी जान बची है उनका नाम कुलदीप था और कुलदीप की जान बचाने वाला व्यक्ति प्रवीण है।
तो इस तरह की स्थिति सामने आ रही है जगह जगह, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, नदी नाले उफान पर है। ये जरूरी है एहतियात बरती जाए। जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आई है कि पहले कुछ एक लोगों की ओर से गाड़ी में मना किया जा रहा था ड्राइवर को कि अभी आगे ना जाए, खतरे से खाली नहीं होगा उस जगह से गुजरना, लेकिन चालक ने किसी की नहीं मानी और उसके बाद ये 12 के 12 लोग पानी की चपेट में आ गए और अब देखा जा सकता है सभी के सभी मौत के घाट उतर गए हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना के प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लेने के लिए गए थे कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। इस बीच कुछ बड़े ऐलान भी इनकी ओर से किए गए हैं। जैजो खड्ड में क्योंकि 12 लोग एक साथ मौत के घाट उतर गए हैं। हालांकि एक व्यक्ति इसमें जीवित बच गया है, लेकिन 2 का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 9 की चिताएं आज एक साथ जलने वाली है। तो इस बीच उप मुख्यमंत्री ने ये भी बात कही है कि इस पूरे मामले को लेकर वो पंजाब सरकार से भी बात करने वाले हैं। जैजो पुल के निर्माण को लेकर वो मुद्दा उठाने वाले हैं। ये आंकड़ा भी उप मुख्यमंत्री की ओर से ही दिया गया है कि अभी तक पूरे जिला ऊना में 14 लोगों की मौत हो गई है त्रासदी की वजह से। 150 ट्रांसफार्मर वहां पर ठप चल रहे हैं और भविष्य में इस तरह की स्थिति ना हो इसके लिए कुछ एक कदम भी उठाए जाएंगे। हालांकि ये बाथड़ी क्षेत्र का दौरा करने के लिए भी गए थे वहां पर, क्योंकि कुछ एक फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के बच्चे भी लापता चल रहे हैं। यहां भी डिप्टी सीएम ने यह आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है बिल्कुल उसका मुआवजा देने की कोशिश सरकार की ओर से होने वाली है। हालांकि 3 लोग अभी वहां पर भी मिल चुके हैं, यानी कि 3 शव बरामद कर लिए गए हैं इस बाथड़ी क्षेत्र में भी, और बाकी कुछ एक प्रवासी मजदूरों के बच्चे लापता चल रहे हैं जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया है। वोकेशनल शिक्षकों से जुड़ी अगली बात करेंगे, क्योंकि 2400 के करीब इनकी संख्या है और लगातार इनकी ओर से ये मांग उठाई जा रही है रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। हरियाणा के तर्ज पर ये रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। दरअसल हरियाणा में 30,000 के करीब वेतन निर्धारित किया गया है वोकेशनल शिक्षकों का और इन्हें वहां निगम में मर्ज कर दिया गया है, यानी कि हरियाणा के जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उन्हें निगम में भी मर्ज कर दिया गया है और 30,000 मिनिमम वेतन वहां पर रखा गया है। तो यही पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो सकती है अगर सरकार चाहे। इन्होंने मांग उठाई है, इस बारे में जल्दी ही मुख्यमंत्री सुक्खू से भी ये मुलाकात करने वाले हैं। रेगुलर पॉलिसी के अधीन इन्हें लाया जाए और साथ ही साथ एक मांग इनकी ये है कि 2025 में इनका करार भी खत्म होने जा रहा है जो कंपनियों के साथ हुआ है, तो एक्सटेंशन इन्हें दी जाए या एक्सटेंशन लेने तक की नौबत ही इन्हें ना आए, उससे पहले ही रेगुलर पॉलिसी बनाकर इन्हें नियमित किया जाए, विभाग में डायरेक्टली मर्ज किया जाए। ये मांग इनकी ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। वेतन इनकी काफी कम है, वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से ये भी डिमांड रखते आ रहे हैं। संख्या इनकी काफी ज्यादा है क्योंकि 2013 में वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई थी और उस वक्त सिर्फ 100 स्कूलों में ये एजुकेशन शुरू हुई थी, लेकिन अब 1100 स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन प्रदान की जा रही है। दरअसल इस शिक्षा में कुछ एक बाकी स्किल्स भी डेवलप किए जाते हैं छात्रों में। आफ्टर +2 अगर वो किसी रोजगार से जुड़ना चाहे तो ये वोकेशनल एजुकेशन उनके काफी ज्यादा काम आती है। तो इसी मकसद से ये विभिन्न तरह के कोर्सेज शुरू किए गए थे जमा 1 और जमा 2 के छात्रों के लिए, लेकिन वोकेशनल शिक्षक नाराज हैं क्योंकि इनका कहना है इनकी अनदेखी हो रही है। पिछले कई वर्षों से इनकी किसी भी मांग पर गौर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जेबीटी बैच वाइज भर्ती का भी इंतजार हो रहा है क्योंकि टीजीटीज की तो नियुक्तियां हो गई हैं, लेकिन जेबीटी बैच वाइज लिस्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है और इसमें 3 शर्तें और लगा दी गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि हर स्कूल की एक लिस्ट तैयार की जाए, वहां पर जेबीटी के कितने पद खाली हैं। अब इसमें 3 बिंदुओं पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। दरअसल पहली जानकारी ये बताई जाएगी लिस्ट में कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 5 से भी कम छात्र हैं। दूसरी बात, कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 20 से भी कम छात्र हैं और सिंगल टीचर के सहारे वो स्कूल चल रहे हैं। तीसरी जानकारी ये देनी होगी जिन स्कूलों में एनरोलमेंट काफी ज्यादा है लेकिन शिक्षकों की कमी चल रही है, तो ऐसे ही स्कूलों में फिर इन जेबीटीज को तैनात किया जाएगा। उसके बाद ही ये बैच वाइज लिस्ट फिर फाइनल हो पाएगी। हालांकि ये बात पहले भी सामने आई थी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग लिस्ट तैयार कर रहा है, स्कूल्स में एनरोलमेंट देखते हुए ये लिस्ट तैयार होगी, लेकिन अब दोबारा से आदेश जारी किए गए हैं डेप्यूटी डायरेक्टर्स को और डेप्यूटी डायरेक्टर्स को स्कूल प्रशासन से ये लिस्ट मंगवानी होगी। इसके लिए समय तकरीबन 3 दिन का दिया गया है। 700
300 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो कि मर्ज किए जाने हैं। ये कम संख्या वाले स्कूल हैं, कम एनरोलमेंट वाले स्कूल हैं। इन्हें मर्ज इसलिए किया जा रहा है ताकि 3 या 4 बच्चों को किसी भी तरह का अभाव महसूस ना हो किसी स्कूल भवन में। उन्हें ये ना लगे कि सभी सुविधाएं नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी संख्या कम है। इसीलिए 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ऐसे स्कूल्स आते हैं जो कम एनरोलमेंट वाले हैं, उन्हें एक में ही मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि ज्यादा खुश शिक्षक इस फैसले से नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ पिछले कल तो प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से ये मांग भी उठाई गई थी कि फिलहाल अभी इस फैसले को स्थगित किया जाए, क्योंकि ये वही पीरियड रहता है जब एनरोलमेंट काफी ज्यादा छात्रों की बढ़ जाया करती है। इन 2 से 3 महीनों में एनरोलमेंट बढ़ भी सकती है और अभी कुछ फैसले जो लिए गए हैं शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, उसके बाद उन्हें पूरा विश्वास है कि संख्या छात्रों की बढ़ने वाली है। इसलिए अभी अगले वर्ष तक के शैक्षणिक सत्र के लिए इस फैसले को स्थगित किया जाना चाहिए, उसके बाद ये निर्णय लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जहां तक हमें संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि क्लस्टर सिस्टम तैयार होकर रहेगा। इसके लिए सभी तैयारियां भी हो गई हैं। अब यहां जेबीटी बैच वाइज भर्ती भी इसी वजह से लटकी हुई है। देखिए, पैरा टीचर्स की कोर्ट में जीत हो गई है और फिलहाल अब उच्च न्यायालय ने भी इनको अन्य अनुबंध नीति पर भर्ती हुए शिक्षकों की तर्ज पर नियमित करने के लिए कहा है। दरअसल एकल पीठ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच में पैरा नियमित शिक्षक राम मूर्ति बनाम स्टेट ऑफ HP केस 18/18 ऑफ 2020 सुनवाई के लिए लगा था। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस याचिका में विभाग को पुरानी अनुबंध नीति, अर्पणा बाली जजमेंट और ओमवती के फैसले के आधार पर नियमितीकरण लाभ और अन्य लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। जो जजमेंट हमारे पास आई है एज इट इज वर्ड टू वर्ड हमने आपको सुनाई है, क्योंकि देखिए ये हमारी भी कोशिश रहती है कि जो फैसला आया है उसे उसी रूप में हम आप तक पहुंचा पाएं। फिलहाल इसमें अब नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं पैरा टीचर्स के लिए। हुबहू इन्हें भी वैसे ही अब नियमित करना होगा जैसे कि बाकी टीचर्स को किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर पहले अपनी सेवाएं देते हैं, बाद में फिर रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स उनके लिए जारी होते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी जांच चल रही है। जगह जगह ईडी की टीम की ओर से रेड डाली जा रही है, लेकिन 25 करोड़ की ठगी के बाद एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, वो ये है कि डबल फ्रॉड एक तरह से इस पूरे मामले में हुआ है। दरअसल आरोपियों ने कुछ एक फर्जी कार्ड बनाए थे आयुष्मान योजना के तहत और साथ ही साथ फर्जी इलाज को लेकर क्लेम भी किया है अस्पतालों में। अब ये अपडेट सामने आ गई है, जिसके बाद जांच और ज्यादा तेज हो गई है ईडी की टीम की ओर से। हिमाचल प्रदेश में ऊना के बांके बिहारी अस्पताल से ये जांच शुरू की गई थी। FIR क्योंकि इस अस्पताल पर दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर विजिलेंस टीम पहुंची थी, रेड उनकी ओर से डाली गई। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे निजी अस्पताल अब सामने आ रहे हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्रॉड किया है और इसका लाभ उठाने की कोशिश की है। हालांकि ये स्वास्थ्य मंत्री की ओर से पहले ही कह दिया गया है कि ऐसे अस्पतालों को और उनके प्रशासन को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि आयुष्मान कार्ड फर्जी तो बनाए ही गए, लेकिन साथ ही साथ फर्जी इलाज को लेकर क्लेम भी किया गया है। बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे, 1 साल से क्योंकि जांच में ईडी इसमें जुटी हुई थी और ये बड़ा रिकॉर्ड हाथ लगा है। अब ईडी के टीम के स्वास्थ्य विभाग से भी यहां आयुष्मान योजना के तहत पूरा रिकॉर्ड लिया गया था और अभी उन पूरे दस्तावेजों को भी यहां पर खंगाला जा रहा है। तो देखना होगा अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि घोटाले में बड़े से बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और देखिए आयुष्मान भारत योजना के बाद यहां हिमकेयर कार्ड योजना भी संदेह के घेरे में आ गई है। अब हो ना हो इस पर भी बिल्कुल जांच बिठाई जाएगी और कहीं निजी अस्पताल इसका भी मिसयूज तो नहीं कर रहे थे, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा था, इस बात की जांच भी अब यहां पर होने वाली है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अब किसी को नहीं बख्शेगी, बारीकी से जांच हो रही है, सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से भी पूरा डाटा ले लिया गया है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जी इलाज का क्लेम भी यहां अस्पतालों की ओर से, कुछ एक निजी अस्पतालों की ओर से किया गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए अगली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि ये रामपुर के झाकड़ी में जल्दी ही आ सकते हैं। समेज गांव के कुछ एक लोग बह गए थे, हालांकि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है अभी भी, लेकिन 2 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावितों से मिलने के लिए यहां पर आ सकते हैं। इससे पहले ये वायनाड भी गए थे, उसके बाद दौरा हिमाचल का भी बन रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आज स्टेटमेंट ये दी गई है
कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं अगर मौसम ने साथ दिया तो, क्योंकि इन दिनों मुख्य सचिव कार्यालय के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की वार्ता भी चल रही है और ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर योजना बनाई जा रही है। आप सभी जानते हैं हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर बात करें या लैंडिंग की बात करें तो मौसम पर ही अब ये पूरी तरह से निर्भर रहता है। इसलिए अभी फिलहाल 14 अगस्त को लेकर ये दौरा जरूर यहां बताया जा रहा है, लेकिन मौसम पर बात निर्भर रहेगी। अगर मौसम साथ देगा तो प्रधानमंत्री प्रभावितों से मिलने के लिए समेज गांव पहुंचने वाले हैं, उनके हालात जानेंगे और इस बीच क्या बड़ा आश्वासन वो उन्हें देते हैं और जो उम्मीद लगाई जा रही है राज्य सरकार की ओर से या अन्य प्रभावितों की ओर से कि सेंटर गवर्नमेंट कोई ना कोई मदद जरूर करेगी, तो इस पर भी प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा ये उस दिन बिल्कुल हम देखने वाले हैं। उम्मीदें क्योंकि प्रभावितों की उसी दिन बढ़ गई थी जब वायनाड पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां भी नुकसान काफी बड़ा हो गया था और यहां भी सतलुज बेसिन में न जाने कितने लोग बह गए हैं, अभी तक कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया है। समेज गांव के लोग बहुत ही परेशान हैं क्योंकि अपनों को उन्होंने खो दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री आएंगे उनका हौसला बढ़ाने के लिए और बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम आपको उस दिन दिखाने वाले हैं। देखिए, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज 6 कुलपतियों को बुलाया था, विश्वविद्यालय के 6 कुलपतियों को बुलाया गया था और इन्हें कुछ एक आदेश जारी किए गए हैं क्वालिटी एजुकेशन और आत्मनिर्भरता पर। सभी विश्वविद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए, आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए, ये बात इन्होंने कही है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी उस दौरान राजभवन में मौजूद रहे हैं जब 6 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ ये मीटिंग राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की चल रही थी। अब रिटायरमेंट वाले ऑर्डर्स पर आना चाहेंगे। दरअसल वो कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं और री एम्प्लॉयमेंट या री एंगेज होने की राह देख रहे हैं, नए सिरे से उनके लिए यहां पर आदेश जारी हुए हैं और वित्त प्रधान सचिव की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि 19 दिसंबर 2017 को एक जजमेंट हाईकोर्ट की ओर से दी गई थी। अब फिलहाल री एम्प्लॉयमेंट देते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों को या जो संबंधित प्रशासनिक सचिव होंगे उन्हें ध्यान रखना होगा, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये जजमेंट किसी तरह से अफेक्ट ना हो, यानी कि ये जजमेंट प्रभावित नहीं होनी चाहिए और ना ही रिटायर कर्मचारियों को दोबारा रखने के मामले में कोई गलती होनी चाहिए। दरअसल क्योंकि अब पब्लिक इंटरेस्ट भी फाइल पर जस्टिफाई करना होगा, यानी कि ये कारण भी बताना होगा कि क्यों इन्हें दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, किस वजह से इन्हें ये खास मौका एक दफा फिर मिल रहा है। तो इसमें कोई लापरवाही अब नहीं बरती जाएगी। जो जजमेंट दी गई थी 2017 में हाई कोर्ट की ओर से, ये भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात देखिए क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी यहाँ फाइल में शो करना होगा। तो नए सिरे से इस वजह से ये वित्त प्रधान सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। ये उन कर्मचारियों के लिए हम खबर लेकर आए थे जो रिटायर हो गए हैं लेकिन री एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ता देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इन बातों का अब ध्यान उन्हें भी रखना होगा और संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी तरह की लापरवाही ना हो या जजमेंट के खिलाफ कहीं बात ना जाए। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।